इस पे यूजर्स हैं, उन सभी को हम एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं दे आर इजिली एबल टू अपलोड देयर डेटा ओवर एज्यूर पोर्टल, क्योंकि एज्यूर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्लस अगर हम एज्यूर पे रिसोर्सेज को रखते हैं, डेटा को रखते हैं, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर। ठीक है, हार्डवेयर इशू होता है, नेटवर्क इशू होता है, और कोई पावर आउटेज भी आता है, या फिर नेचुरल क्लाइमेट्स, कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। हमें सिर्फ अपना डेटा अपलोड करना है, रिसीव करना है। बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रोवाइडर की हो जाएगी। एज्यूर स्टोरेज में ब्लॉब का इस्तेमाल करना या कंटेनर का इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल हम इस पर्पज के लिए करते हैं कि ताकि हम अपने किसी भी टाइप के डेटा को आसानी से एज्यूर पोर्टल के एज्यूर स्टोरेज पे रख सके। बिकॉज यू गाइज आर अवेयर अबाउट कि जब आप एज्यूर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो तो हमें अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एंड वी कैन इजिली एबल टू अपलोड द डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हम अपना फाइल शेयर एंड कंटेनर कंसीडर करते हैं, जिसमें आप अपने डेटा को अपलोड करके किसी भी तरीके के डेटा को अपलोड किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट, जब आप डेटा अपलोड करते हो तो आपको अलग अलग तरीके के ब्लॉब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हर एक ब्लॉब ऑप्शन आपकी हेल्प करता है टू स्टोर और मैनेज द डेटा। फिर एक एक्सेस टेयर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में भी टॉपिक कंप्लीट किया है। द वर्क ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जिसमें आप सेट करते हैं टाइम, एक ड्यूरेशन कि इतने दिन तक हम अपने डेटा को वी आर गोइंग टू पुट आवर डेटा इन फॉर्मेट ऑफ हॉट टीयर, या हम इनको रखना चाहते हैं कूल टीयर में या कोल्ड टीयर में। सो एज पर द रिक्वायरमेंट हम अपने डेटा की कैटेगरी डिसाइड करके एज्यूर के पोर्टल पे रख सकते हैं और अपने कॉस्ट को आसानी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर दें एंड दैट्स इट। नो, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द कॉस्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एज वेल। हमें कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, जितने कम से कम अमाउंट में हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं उतना ज्यादा कंपनी के लिए बेटर रहेगा। प्लीज लेट मी नो अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है रिगार्डिंग द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड, तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। प्लीज टेल मी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड सो फार, है ना? अभी तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। ऑल ओके? कैन आई आस्क Yeah. क्वेश्चन? अगर आपका क्वेश्चन नहीं तो मैं एक आधी क्वेश्चन पुट अप करूं। Said, tell us about the access tier. What do you think about the access tier? Uh, just please. Whatever that you know, है ना, जो भी आपको लगता है कि ये एक्सेस tier में हो सकता है, ऐसे एक्सेस tier काम करता है, प्लीज। Uh, access tier. या एक्सेस tier, I think we discussed about hot, cold, and archive. करेक्ट। And hot will be considered as a access tier. नहीं, ये सारे एक्सेस tier में आएंगे। ठीक है. Sorry. Somebody else, please. अमनदीप। यस, जैसे हमने बात करा कि होल्ड, कूल, कोल्ड और आर्काइव तीन रहते हैं हमारे पास एक्सेस टीयर्स। तो उनकी कॉस्ट भी, मंथली कॉस्ट अलग अलग रहती है हमारे पास। तो हम लाइफ साइकिल में उसको वैसे डिफाइन करते हैं कि कब कितने दिनों बाद हमारा कितना डाटा जो एक टीयर से दूसरे में चला जाए, हॉट से कूल या हम्म कोल्ड या आर्काइव में हम्म चला जाए। तो ये सब हम्म करेक्ट। एक्सेस tier देखो, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क एज ए कंसल्टेंट। हम कभी कभी क्लाइंट के लिए एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, राइट? हमें डायरेक्शन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज रहती हैं या जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं ना, उतना ज्यादा वो टेक्निकल नहीं रहते,
होंगे भी तो सारी टेक्नोलॉजीज में नहीं रहेंगे। तो अगर आप एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एसएमई ऑफ एज्योर आप वर्क कर रहे हैं ना, तो लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गाइड देम प्रॉपरली। सारी चीजें आपको डे वन से डिस्क्राइब करके चलनी है, क्योंकि लास्ट में मंथ के एंड में या क्वार्टरली जब रिव्यू होता है आपके कॉस्टिंग का ना, तो उसमें या फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। तो क्लाइंट कहता है मुझे डेटा रखना है 100 टीबी का, 200 टीबी का, 500 टीबी का डेटा अपलोड करके रखना है। टेल मी अबाउट द एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट आई नीड टू पे, दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पे। ठीक है, आप उसको सारी इंफॉर्मेशन बताओगे। पहले आप डिस्कस करोगे विच टाइप्स ऑफ डेटा यू वांट टू पुट ऑन पोर्टल। दूसरा, आप डेटा का यूसेज क्या है, फिर कितनी फ्रीक्वेंसी में आप उस डेटा को यूज करोगे ऑन प्रोमाइसेस में। ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मोस्टली जो हमारे डेटा रहेंगे वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई कस्टमर, कोई ना कोई एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज, एक्सेस करेगा, डाउनलोड करेगा या ब्राउजर पे चेक करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप गाइड करेंगे कि आप हॉट टियर रखो, क्योंकि इसमें $20 तो आपको जाएंगे पर टीबी का। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आपको डाउनलोडिंग के टाइम पे कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बट अदर जो अपने पास ऑप्शंस है, लाइक द अदर ऑप्शंस दैट वी हैव, ऑप्शंस इन द सेंस द tiers are available, access tiers are available, like as a cold tier, cool tier, cold tier and archive tier। उसमें आपको गाइड करना पड़ेगा कि आप इतने दिन के लिए मिनिमम डेटा आपको रखना पड़ेगा। 30 days फॉर कूल, 90 days फॉर कोल्ड और 180 days फॉर व्हाट, आर्काइव। 6 महीने कम से कम आपको डेटा रखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टियर में, देन यू कैन प्रोसीड। हॉट टियर के लिए ऐसा एक टियर है जिसमें आप कभी भी डेटा रखो, कभी भी आप डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी जो डेटा की बाकी की जो डेटा टाइप्स है ना, उनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हॉट टियर, सॉरी कूल टियर है, उसका एक डेडिकेटेड टाइम है, एंड जो आर्काइव है उसका एक डेडिकेटेड टाइम, लाइक दैट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हमने बात की थी पिछली क्लास में अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर क्या है? एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ टूल, इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी नीड टू इंस्टॉल ऑन प्रेमाइसेस। एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, जिससे हमारा जो एम्प्लॉय है वो अपने डेटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकता है। इज दैट करेक्ट? So this is the concept, है ना, that we can manage with the help of Azure Storage Explorer. We can easily perform the task related to the uploading and downloading the data. Is that okay? यस Next, यस right? So we need to guide them. जो भी जब भी हम किसी client के लिए या project पे काम करते हैं, तो we need to guide them कि they need to put their data and access through the Explorer, Azure Storage Explorer के through वो access कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने बात की अभी ब्लॉब स्टोरेज के बारे में, कंटेनर के बारे में। जब आप एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर इंस्टॉल करते हो ना, तो सबसे सेकंड पार्ट आता है कनेक्टिविटी, कि आप अपने स्टोरेज अकाउंट को ऑन प्रोमाइसेस मशीन से कितने मेथड के जरिए कनेक्टिविटी पा सकते हैं। तो हमने एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वी टॉक्ड अबाउट द अकाउंट नेम एंड एक्सेस की के थ्रू, है ना, जो स्टोरेज का एक्सेस की है और जो अकाउंट नेम है उसके जरिए हम अपने स्टोरेज को एक्सेस करके अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो एबल टू कनेक्ट आवर स्टोरेज अकाउंट विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड, अनदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके भी हम अपने स्टोरेज अकाउंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेट मी शो यू। आप जाएंगे यहाँ पे कनेक्शन वाले ऑप्शन पे, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कनेक्शन, अगेन क्लिक ऑन स्टोरेज अकाउंट सर्विस। तो स्टोरेज अकाउंट सर्विस में क्लिक करने के बाद एक है कनेक्शन स्ट्रिंग की, दूसरा है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यूआरएल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट SAS यूआरएल, हम SAS यूआरएल के जरिए कैसे एक्सेस करेंगे। तो अगेन नीड टू ओपन योर एज्योर पोर्टल, तो हम एक ही इसी मशीन में एज्योर पोर्टल ओपन कर लेते हैं, दैट वी कैन इजिली कॉपी एंड पेस्ट portal.azure.com। this is the URL that you can use to access your portal, लॉग इन विद योर ऑन अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है। दिस इज माय रूट अकाउंट या जो टेनेंट है हमारा।
sorry, portal.azure.com, man24@outlook.com. Now we are on our Azure portal. So we already created one Azure storage account. हमने एक storage account create किया है. We are still on the page of our blob. हम कोशिश करते हैं we are going to access our storage with the help of SAS URL क्योंकि account name से हमने access कर लिया. अब shared access signature की बारी. So please click on next. It will ask you display name कुछ देना है आपको दे सकते हैं, but यहाँ पे service URL जो कि आपको Azure portal देगा, storage account की properties आपको provide करेगा ये information. Open the storage account properties, select shared access signature SAS, यहाँ पे क्लिक करेंगे and it will allow us the best part है ना, जब आप अपने स्टोरेज अकाउंट को कस्टमाइज तरीके से राइट कस्टमाइजेशन के साथ या कस्टमाइज तरीके से अगर आपको अपना स्टोरेज अकाउंट ऑन प्रीमाइसेस में किसी क्लाइंट को या किसी एम्प्लॉय को देना है तो सबसे बेस्ट तरीका है SAS URL. क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 सर्विसेज होती हैं एक स्टोरेज अकाउंट में, ब्लॉब, फाइल, क्यूज एंड टेबल. अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे टेबल और क्यूज नहीं चाहिए, so you just need to uncheck these 2 options from our allowed services. अब जब बंदा एक्सेस करेगा तो उसको सिर्फ ब्लॉब और फाइल शेयर दिखाई पड़ेगा. अलाउ रिसोर्स टाइप, क्या क्या वो एक्सेस कर पाए, सर्विस को एक्सेस पाए, सर्विस मतलब ये सारी सर्विसेज हो गई, कंटेनर मतलब उसके अंदर कोई फोल्डर क्रिएट किया गया, और ऑब्जेक्ट मतलब जो डेटा पहले से अवेलेबल है. अगर आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू ऑथराइज माय न्यू एम्प्लॉयज टू गेट द एक्सेस ऑफ स्टोरेज विद ऑब्जेक्ट विद एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, हमें जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ना वो हम एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद दिस वे. ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आप माइनस कर दो या उसको अनचेक कर दो. देन अब क्लाइंट जब भी एक्सेस करेगा स्टोरेज अकाउंट को ना तो ही विल नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, उसको एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा है ना, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब बारी आती है परमिशंस की, क्या क्या परमिशंस आप देना चाहते हैं. डिलीट की परमिशन नहीं है, लिस्ट की परमिशन नहीं है, ऐड की परमिशन नहीं है, क्रिएट की परमिशन नहीं है, राइट की परमिशन नहीं है. अब वो बंदा जो भी एक्सेस करेगा हमारे स्टोरेज अकाउंट को, ब्लॉब को, फाइल शेयर को, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ रीड करेगा. विजुअल परमिशन हम उसको दे रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज हिम देम टू गेट द एक्सेस ऑफ डेटा विद फुल परमिशन कि वो चेंजेस भी कर सकता है, नया फोल्डर भी क्रिएट कर पा रहा है. नो, वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज देम. हम उनको ऑथराइज नहीं कर रहे हैं कि वो बंदा सारी चीजों को मैनेज करे. गाइस प्लीज कंफर्म अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लेट मी नो. इसमें यस प्लीज. सर ये अलाउड रिसोर्स टाइप सर्विस कंटेनर ऑब्जेक्ट, अगर तो एक मिनट रिपीट कर दें, सॉरी. ओके, सो अलाउड सर्विसेज का मतलब है कि जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो तो अब देखिए यहाँ पे कंटेनर भी है, फाइल शेयर भी है, क्यूज भी है और टेबल भी है, राइट. अभी हमारा प्लान क्या है, वी आर ट्राइंग टू ऑथराइज ऑन प्रीमाइसेस यूजर है ना, हम ऑथराइज हैं. वी आर ट्राइंग टू शेयर आवर यूजर्स, share our storage account to on-premises employees है ना, जो एम्प्लॉय हैं उनको हम ये अथॉरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं. सो इन दिस केस आप उनको सिर्फ 2 सर्विसेज ऑथराइज कर रहे हो. कौन सी? ब्लॉब और फाइल शेयर. वी आर नॉट गोइंग टू ऑथराइज देम टू गेट द एक्सेस ऑफ क्यूज और टेबल. दे आर नॉट एप्लीकेबल टू गेट द एक्सेस ऑफ क्यूज एंड केबल. ठीक है. जो अलाउड रिसोर्स टाइप है सर्विस कंटेनर ऑब्जेक्ट.
हाँ, now this is the resource type. Resource type in the sense data. Service, these all are considered as a service. ये 4 पॉइंट जो है ये सर्विसेज है. कंटेनर इन द सेंस द फोल्डर दैट यू क्रिएटेड. अगर मैंने कोई फोल्डर क्रिएट किया है ब्लॉब के अंदर, स्टोरेज अकाउंट के अंदर, लेट मी शो यू. मैं आपको ऐसे सिग्नेचर शेयर कर रहा हूं. आप अपने सिस्टम में Azure Storage Explorer फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, and I want to authorize you to store your data using my storage account, जो हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है. स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेते हैं एंड सी. अब यहाँ पे कंटेनर्स पे क्लिक किए. कंटेनर्स के अंदर Azure स्टोरेज हमने तैयार कर रखा है. अगर मैं SAS सिग्नेचर का लिंक क्रिएट करने के पहले इसको हमने हटा दिया. अब जिस भी यूजर को हम लिंक शेयर करेंगे ना, वो यूजर विल एबल टू एक्सेस दिस स्टोरेज, लेकिन उसे ये Azure स्टोरेज का फोल्डर नहीं दिखेगा. अब इस फोल्डर में हमने डेटा भी अपलोड कर रखा है, तो डेटा आर कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम पुराने ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाना चाहते, अनचेक करो इसको. द यूजर विल नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. वो पुराने ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा. जो भी नया ऑब्जेक्ट वो अपलोड करेगा, सिर्फ उसी डेटा को वो डाउनलोड, चेंजेस या मॉडिफाई कर सकता है. दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन these 1 2 3 and 1 2 3 4 5 option. All good. और अलाउड परमिशन में जो इम्यूटेबल स्टोरेज है, इसका क्या मतलब है? In case of allow permissions, yes, this one, right? In this case, right, immutable storage का मतलब कि आप उन डेटा को सॉफ्टवेयर डिलीशन की कैटेगरी में रखना चाहते हैं या नहीं. गलती से हमसे डेटा डिलीट हो गया, बट 7 डेज का हमने सॉफ्ट डिलीशन लगा रखा है, तो विद इन 7 डे तक आप उस डेटा को रिवर्ट कर सकते हैं. ये मैंडेटरी है क्योंकि ये डेटा सिक्योरिटी में कंसीडर किया जाता है. देन परमानेंट डिलीशन इफ रिक्वायर्ड, तो परमानेंट डिलीट कर सकता है वो बंदा जिसको हम शेयर करेंगे. ऑल गुड, यस. है ना. तो आप अपने यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी परमिशंस देनी है, जो भी राइट्स देने हैं. चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं. दिस इज द टाइमर. टाइमर इन द सेंस ये जो लिंक आप भेज रहे हैं या आप जो अपने यूजर को ऑथराइज कर रहे हैं, द स्टार्ट एंड एक्सपायरी डेट फॉर द एक्सेस ऑफ दिस स्टोरेज अकाउंट. टुडे इज 10th ऑफ May और हम इसको अलाउ कर रहे हैं 15th ऑफ May के लिए. 5 दिन के लिए हम इसको ऑथराइज कर दिए, अपने यूजर को ऑथराइज कर लिए. जो भी यूजर इस लिंक से एक्सेस करेगा वो इस स्टोरेज को 5 दिन तक एक्सेस कर पाएगा. 5वें दिन एज पर द टाइम दैट यू आर गोइंग टू सेट. ये टाइमिंग है, आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने बजे के बाद से, इतने बजकर इतने मिनट के बाद से the user will not able to access data, और ना ही वो किसी डेटा को मॉडिफाई कर पाएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ SAS सिग्नेचर में मिलेंगे, विच इज हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी. ये आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का हाई लेवल की सिक्योरिटी आप अपने स्टोरेज के लिए, स्टोरेज पर्पज के लिए मैनेज कर सकते हैं. Everyone, please try to understand. If you have any question, let me know. नो क्वेश्चन सर. चलो हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं. हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे अलाउड पब्लिक IP एड्रेस. अगर आपको लगता है कि मेरे जो लिंक में भेजने वाला हूँ, इसका URL जो भेजने वाला हूँ ना, अगर ये कोई बंदा मिस यूज ना कर ले, ठीक है, तो आप फिक्स करो इसको. अब जैसे मैं इसको अपने मशीन के लिए कर लेता हूँ. व्हाट्स माई IP, यहाँ पे हमने व्हाट्स माई IP टाइप की.
और व्हाट्स माय आईपी टाइप करने के बाद अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी किया यहाँ से, दिस इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस, और ये वर्ल्ड वाइड यूनिक होती है, कहीं दूसरी जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आप अपने स्टोरेज की पार्ट में आओ, यहाँ पे अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये जो लिंक है ना वो सिर्फ पब्लिक दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस मशीन ओनली। जो भी लिंक आप जनरेट करोगे ना वो सिर्फ इस मशीन के लिए एप्लीकेबल होगा बस, बाकी किसी भी अदर सिस्टम के लिए ये आपका व्हाट वी कैन से दैट लिंक विल बी नॉट एप्लीकेबल। सिंपल, ऑल डन। यस। ठीक है, so it's totally depend upon you. I'm just going to generate the link. जीरो 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 शायद। Now generate the signature. यहाँ पे आप क्लिक करो जनरेट एस सिग्नेचर, और यहाँ पे अपने पास बहुत सारे लिंक्स आ गए। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है विच इज यूज फॉर डेवलपर। ये एस टोकन है, ये हमारा आ गया एस यूआरएल। तो हमें क्या करना है, दो ही का यूआरएल मिल रहा है, आप इसको कॉपी करो, यूआरएल को कॉपी करो बैक टू दिस पेज, और उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दो। डिस्प्ले नेम अपने आप आ गया यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट और कनेक्ट। जो स्टोरेज आपने कनेक्ट किया है ना, द स्टोरेज जो आपने कनेक्ट किया है, द स्टोरेज इज बेसिकली applicable for the storage is applicable for two different services only। यहाँ पे आप एक्सपैंड करो इसको, आप देखोगे कि ये केवल आपको दो स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, blob and containers। why we are able to see the blob and containers only, sorry blob and file share only, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने सेटिंग्स में केवल दो ही ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। That's why your customer, your user, your employees will get the access of only the services that you allowed from backend। जो बैकएंड से आपने सर्विस को अलाउ कर रखा है ना, सिर्फ उन्हीं को एक्सेसिबल, वही सर्विस एक्सेसिबल होंगे, बाकी नहीं। Can we proceed for next? सर अब ये यूजर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता ना अपन इसमें, अपन अकॉर्डिंग टू द राइट्स, शायद हमने इसमें कुछ ऑथराइज कर रखा नहीं, राइट की परमिशन दे रखी है, तो ही कैन डू दैट, है ना। और ही विल बी एबल टू एक्सेस द डेटा, जो पुराना डेटा है ना वो भी देख सकता है, क्योंकि हमने अलाउ कर रखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, he will be able to upload the data, create folder, file, whatever things that required, he can do that now। Azure Storage Explorer का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी क्लाइंट मशीन्स के लिए। अगला जो पॉइंट है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज टाइप जो हमारे Azure स्टोरेज अकाउंट में मिलता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइल शेयर। अगला जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं फाइल शेयर के बारे में। तो फाइल शेयर की जो रिक्वायरमेंट है ना, लेट मी ऐड द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइल शेयर, नॉट रिक्वायरमेंट मतलब जो हमें माइंड में रखनी है। द फाइल शेयर वर्क लाइक एज अ ऑन प्रोमाइसेस मैप नेटवर्क ड्राइव। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैप नेटवर्क ड्राइव? क्या होता है, किस तरीके से काम करता है मैप नेटवर्क ड्राइव? एक नेटवर्क एक ड्राइव के नेट काम करता है सर, एक अपन लाइक जाके मैप ड्राइव कुछ तो काम फाइल लेवल एक्सेस। मतलब हम इसको ग्रुप पॉलिसी में डिफाइन कर देते हैं कि मान लो कोई एचआर फोल्डर है, उसकी एक्सेस एचआर डिपार्टमेंट को चाहिए, तो एचआर डिपार्टमेंट ग्रुप में, सिक्योरिटी ग्रुप में जो है उसको डिफाइन कर देते हैं कि एचआर के जितने भी बंदे हैं उनको वो एज ए एच ड्राइव नजर आए जब भी वो लॉग इन करें। सो दैट इज लाइक मैप ड्राइव। प्लस फाइल शेयर में you can mount it as a file share in your machine using SMB।
अब कौन सा था ठीक एक है। फोल्डर या डेटा अगर होना हो तो इसको मैपड्राइव लेके यूजर्स को एक्सेस देता था, वो है मैपड्राइव। सो मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है कि जिसको आपने फिक्स कर दिया और जितने भी बंदों को आपने ऑथराइज कर रखा है, दे ऑल आर अप्लीकेबल टू पुट देयर डेटा इन फाइल शेयर, है ना। वो एंड ऑफ द डे डेटा कहाँ पे जाएगा? डेटा जाएगा बैकएंड में, जहां से शेयर किया गया है, जिस भी लोकेशन से शेयर किया गया उसको वो डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? एंड नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑन प्रोमाइसेस पे का हम स्टोरेज नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी रहती है ऑन प्रोमाइसेस के केस में, जब भी आप मैनेज करते हो, बिकॉज दैट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ केयर। आपको स्टोरेज देखना, नेटवर्क देखना, परमिशंस देखना, एडी के यूजर को बाइंड कराना, जीपीयू कॉन्फ़िगर करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम एज्योर का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्टोरेज अकाउंट के केस में इफ यू आर गोइंग टू set up our resources with the help of Azure file share, then we can directly map from Azure portal to on premises। हम Azure portal पे फाइल शेयर क्रिएट करेंगे और उस फाइल शेयर को मैप करेंगे लोकल में जो कंप्यूटर्स हैं, मैक है, विंडोज है, लिनक्स है, whatever type of operating systems that you are using, you can use you can use file share of Azure to map your file to on premises resources। ठीक है, this is the purpose। In other word, you can say that you can compare it with map network drive, on premises map network drive से compare करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये हमारा फाइल शेयर हो गया और कैपेसिटी अनलिमिटेड है, आप कितना भी इसमें स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं ना। स्पेस पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ 1 TB 4 TB 5 TB 10 TB। आप इसमें अनलिमिटेड 16 TB बाय डिफॉल्ट होता है और आप इंक्रीज कर सकते हैं उसको, और 16 TB 100 TB हो गया शायद अभी, चलो कोई नहीं। ये आपका लोकल मशीन है, ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप है लोकल में ऑन प्रोमाइसेस पे। ये विंडोज बेस्ड मशीन है, ये आपका लिनक्स बेस्ड मशीन है, एंड यू आर यूजिंग लैपटॉप बेस्ड ऑन मैक। ये आपका मैक बेस्ड पीसी है, एंड यू आर गोइंग टू मैप टू all on premises resources, these all are on prem PCs, right? ये on premises machines है। ठीक है, पहले क्या होता था, लेगेसी मेथड में क्या होता था कि आपने बनाया एक एडी, ठीक है, ये आपका ADDS मशीन है, इसी पे आपने एक फाइल शेयर कर दी, ठीक है, नॉट फाइल, एक फोल्डर शेयर कर दिया, एक डायरेक्टरी को शेयर कर दिया। यहाँ पे हमने शेयर्ड फोल्डर, नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल इन द ऑन प्रोमाइसेस, दोनों डिवाइसेस ऑन प्रोमाइसेस पे हैं। अब आप जीपीयू का इस्तेमाल करेंगे एंड यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर जीपीयू टू मैप शेयर्ड फोल्डर। इस फोल्डर को आप जितने भी क्लाइंट पीसी है ना उनके ऊपर क्या कर दोगे, मैप करा दोगे। यू आर गोइंग टू मैप द ऑल डेटा, यहाँ पे जो डेटा ना इनको आप मैप करा दोगे ऑन प्रोमाइसेस पे। तो डेटा यहाँ पे रखा जाएगा, ये जो एम्प्लॉयज हैं दे आर एबल टू अपलोड देयर डेटा ओवर अ मैप नेटवर्क ड्राइव, और वो इनडायरेक्टली सेव कहाँ पे होगा, वो इनडायरेक्टली सेव होगा हमारे ADDS की मशीन पे, क्योंकि ADDS का जो पीसी है ना, the ADDS is the responsible, is the owner of the infrastructure, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑनर है, ठीक है, और ही विल बी टेक केयर ऑल द थिंग्स, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजों को आसानी से मैनेज करना है, तो टेक केयर द ऑल द थिंग्स। ऑल डन। ये लेगेसी मेथड हो गया, ये मॉडर्न मेथड हो गया। मॉडर्न मेथड इन द सेंस कि जो हम अभी लेटेस्ट पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं एज्योर का, उसके जरिए ज्यादातर कंपनीज जो है डेटा को क्लाउड पे रखती हैं और ऑन प्रोमाइसेस से रिसोर्सेज क्या करते हैं, इसको एक्सेस करने का काम करते हैं।
Guys, please confirm if you are able to understand. Sorry, question F. In this case, the charges will be on based of capacity or usage? You're talking about the cost related to the file share? Yes. दोनों पे डेटा रखने का चार्ज अलग है और एक्सेस करने का चार्ज अलग है. Got it? Access करने का charge in the sense I'm talking about कि what we can say that access करने का मतलब डाउनलोड हुई हो गया ना अपने सिस्टम पे उसको मैप करा दे रहे हो तो. यस अगर एक ड्राइव मैप हुई हुई है तो यूजर अगर उसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है तो दैट विल कॉस्ट कंपनी, राइट? हाँ, आप उसको ओपन करके भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है ना वो. मैप है उसका कोई चार्ज नहीं, वो एक तरीके का जो रेंट पड़ेगा वो रेंट देना पड़ेगा. बट इफ यू ट्राई टू डाउनलोड एंड पुट इट इनटू द अनदर लोकेशन या ओपन करके देखना चाहते हो, सो आई थिंक उसके लिए फिर आपको अलग से सेपरेट चार्जेस देने पड़ेंगे. ऑल ओके? यस सर. ठीक है, कूल. सो आई एम गोइंग टू शो यू. So let's proceed. अपने पास Mac भी है और like Windows भी है, तो I'm going to map the drive by using Mac and Windows both, जिससे ये क्लियर हो सके कि फाइल शेयर को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप में मैप करा सकते हैं. Open your storage account that we created with name of class storage 1988-7 और फाइल शेयर 0. अभी कोई फाइल शेयर यहाँ पे नहीं तैयार हुआ है. We just need to create file share. Multiple options are available on the file share panel. So अभी बेसिक एक फाइल शेयर क्रिएट कर लेते हैं और वी आर गोइंग टू मैप दैट फाइल शेयर विद ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज, ऑन प्रोमाइसेस क्लाइंट बेस्ड मशीन्स. फाइल शेयर पे क्लिक करो. आप कोई सा भी टेम्परेरी आप नाम दे दो. हमने नाम दे दिया यहाँ पे एज्योर फाइल का. अब यहाँ पे टीयर में एक टीयर आपका और यहाँ पे बढ़ गया है विच इज ट्रांजेक्शनल ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज्ड. ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है एज पर योर यूसेज. डेटा कम कैपेसिटी में डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका चार्ज अलग रहेगा. डेटा ज्यादा कैपेसिटी में आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका चार्ज अलग होगा. टिल 100 GB तक का डेटा अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट इक्वल होगी. 100 टू 1 TB डाउनलोड कर रहे हो उसका कॉस्ट अलग होगा. 1 TB टू 20 TB डाउनलोड का कॉस्ट अलग होगा. तो ये ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज्ड एज पर द डेटा cost will also different for downloading. Charges will different for downloading. अबाउट हॉट कूल ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हॉट टियर में क्या होगा, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग रहेगी एंड रेंट वही $20 पर 1 TB 1 month एंड ये आपका कूल हो गया. कॉस्ट इफेक्टिव है बट इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा 180 डेज तक आप अपना डेटा आपको रखना ही पड़ेगा. आप उसको डिलीट नहीं कर सकते 180 दिन के पहले. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ये कैपेसिटी है. बाय डिफॉल्ट आप 100 TB के लिए एप्लीकेबल हो. आप 100 TB का डेटा अपलोड कर सकते हो फाइल शेयर में. जो IOPS है ये मैक्सिमम वैल्यू है IOPS की 20,000, राइट. आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप कैपेसिटी को मॉडिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट, डू यू वांट टू सेट अप बैकअप. अगर आपको बैकअप क्लियर करना है तो आप इसको चेक मार्क कर दो. बट कई बार क्या होता है कि हम एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है.
ठीक है, और आपने बाय डिफॉल्ट बैकअप का ऑप्शन चेक मार्क कर दिया। सेफ्टी पर्पज के लिए तो ठीक है, लेकिन यू कैन से दैट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट जिसको आप एक 6 महीने के लिए या क्वार्टर के लिए 30 डेज 90 डेज के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो आई थिंक वो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा इसमें, है ना। तो आप इसको अनचेक कर लो अगर आपको बैकअप नहीं रखना है तो। अदरवाइज वो अननेसेसरी चार्ज करेगा, जब भी शेड्यूल होगा बैकअप हर हफ्ते का या 10 दिन का, तो वो उतना चार्जेस आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने और क्रिएट कर दिया, हमारा फाइल शेयर जो है वो रेडी हो चुका है। एंड फाइल शेयर इज पार्ट ऑफ आवर स्टोरेज अकाउंट। फाइल शेयर कहाँ पे मिलेगा हमें? स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज में मिलेगा। जो भी हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे उसकी उस स्टोरेज अकाउंट को ओपन करने के बाद हमें ये फाइल शेयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है सबसे पहला जो टास्क होगा एक एज़्योर एडमिन का, वो ये कि वी आर गोइंग टू मैप विद ऑन प्रेमाइसेस मशीन्स। जो ऑन प्रेमाइसेस मशीन्स है ना, जो ऑन प्रेमाइसेस सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने। बैक टू द ऑन प्रेमाइसेस। दिस इज आवर बेस मशीन, ठीक है, मैक है। फिर उसके बाद हम विंडोज पे भी चलेंगे, विंडोज पे भी थोड़ा सा इस पे चेंजेस करेंगे। एंड आई डिसाइडेड टू मैप द ड्राइव, द फाइल शेयर दैट वी क्रिएटेड टू ऑन प्रेमाइसेस। हाउ वी कैन डू दैट? अब देखिए यहाँ पे एज़्योर फाइल के अंदर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कनेक्ट का। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड इन द कनेक्ट ऑप्शन वी आर एबल टू फाइंड ऑल द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अपने पास हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का लिंक है सेपरेटली, दैट यू कैन डायरेक्टली कॉपी करने के बाद आप उसको ऑन प्रेमाइसेस पे जाके असाइन कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद मैक। यहाँ पे क्लिक किया, शो स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। ये पूरी स्क्रिप्ट आप कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करो बैक टू द ऑन प्रेमाइसेस, और CMD की तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम वी कैन कंसीडर इट एज ए टर्मिनल, है ना। सो आप इस टर्मिनल को ओपन करा लो यूजिंग द करंट यूजर जो भी आपने इसका लॉगिन कर रखा है ना। एंड पेस्ट हियर। चलो ये एज इट इज हमने वहां पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। टाइम टू कनेक्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए इसमें विद मिनिमम 20 to 25 Mbps की स्पीड। लेट्स वेट फॉर few more minutes. Time to connect, wait for few more minutes. Yeah, go ahead please, Amandeep. ओके, इसमें ऐसा नहीं रहता कि हम किसी पर्टिकुलर यूजर को या मशीन को ही ये असाइन करें, या जिसमें भी हम स्क्रिप्ट रन करेंगे उसी पे मैप हो जाएगा? अभी ये पब्लिक है and the link is applicable for all, ठीक है, लिंक इज applicable for all। लेकिन अगर आप इसको
स्पेसिफाई करना चाहते हो, राइट? अगर आप इसको स्पेसिफाई यूजर या स्पेसिफाई मशीन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन आप रिमेम्बर हमने एक लाइक प्रैक्टिकल कंप्लीट किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज, ठीक है। सो उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, देन वी कैन मैनेज द डिस्क, और डिस्क को मैनेज करने के बाद वी कैन डू दैट। ऑल ओके, Yes. बट बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेबल है सबके लिए। आई डोंट नो व्हाट हैपन। Let me check with Windows as well. For the Windows copy, I don't want, we don't have a Microsoft Intra या Active Directory अपने पास नहीं है, तो स्क्रिप्ट के थ्रू चलते हैं। ये स्क्रिप्ट हो गई, कॉपी द स्क्रिप्ट एंड बैक टू द विंडोज मशीन। यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा PowerShell। TCP connect to failed, failed. Wait. I'm going to access with the help of manual method. मैनुअल मेथड से एक बार ट्राई करते हैं, अदरवाइज वी नीड टू कॉन्फ़िगर VPN फॉर दिस। यहाँ पे जाओ आप मैप नेटवर्क टाइप पे,
and ड्राइव लेटर Z, और हमें यूज करना है this is the URL. यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहीं पे मिलेगा हमें. दिस वन इज अवर यूजर नेम और ये आपका यहाँ से पासवर्ड हो गया. Permission, we need to check the permission. I think we are not authorized to access, right? हमें थोड़ा सा permission check करनी पड़ेगी because we are not authorized to get the access. Let me identify. Storage की properties पे हमें देखना पड़ेगा कि this is a kind of public storage account जिसको हर एक लोकेशन से हर एक यूजर के लिए ऑथराइज किया गया है या नहीं. Otherwise we need to set up, we need to change the permission.
Microsoft did lots of changes, so now we need to activate the permission for the sharing. Microsoft इंट्रा डोमेन सर्विसेज परमिशन हमें ये तीन ऑप्शन अलग अलग हैं that we need to select at least one option to activate the sharing, but वो फिर dedicated user के लिए applicable हो जाएगा. Let me check it. We don't have ADDS on my size. साने तो कुछ फायरवॉल से थे क्या? फायरवॉल एनेबल है तो भी होता है क्या ये कुछ? नहीं नहीं, फायरवॉल कंपनी में तो रहेगा, लेकिन हम भी यहाँ पे हम होम नेटवर्क यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसा कोई फिजिकल सर्वर है नहीं, फिजिकल फायरवॉल है नहीं, और विंडोज के फायरवॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना. फायरवॉल तो मेन वो हार्डवेयर वाला रहता है. लेकिन यहाँ 3 का dots at the end, is there anything there? वहाँ पे एक्सेस टियर है. लेट मी चेक, हम चेक कर लेते हैं उसको भी. SMB प्रोटोकॉल्स यहाँ पे ऑथराइज है. मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी सिस्टम. इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेलेक्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दैट वी डोंट हैव इंट्रा एडमिन. इसमें कहीं पे लॉग्स भी रहते हैं कि हम लॉग से चेक कर सकें कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है? लॉक्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे. कुछ ही सर्विसेज के लिए लॉक्स रहते हैं. एक सर्विस होती है ना इसमें, वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर एज्योर इनसाइट्स. एज्योर इनसाइट्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जिस भी रिसोर्स का आप लॉग जनरेट करना चाहते हो, राइट. स्टोरेज हो गया, वीएम हो गया, नेटवर्क हो गया, एडी हो गया, व्हाटएवर सर्विस, ठीक है. किसी भी सर्विस का लॉग कॉन्फ़िगर करने के लिए यू नीड टू सेट अप एज्योर इनसाइट्स. तो अभी के लिए वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, एंड देन विल कनेक्ट अगेन. एंड इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये प्रोसीड होता है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. इसको फिर हम आगे पार कर देते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे. अभी के लिए 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. इज दैट ओके? ओके सर. यस. ठीक है, थैंक यू.
Guys, I think we need to connect our machine with the help of VPN. We need to authorize our file share access with the help of Microsoft Intra Authority Active Directory Domain Services के through. So अभी storage का part है क्योंकि we just talked about the blob storage and file share. इसमें टेबल एंड क्यूज है, बट टेबल एंड क्यूज के लिए पहले हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एज़्योर डेटाबेस सर्विसेज के थ्रू। एज़्योर वर्चुअल मशीन के जरिए हम डेटाबेस एस्टैब्लिश करेंगे एंड द फाइल आर टेबल दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन आवर एज़्योर वर्चुअल मशीन। उस एज़्योर वर्चुअल मशीन का डेटाबेस हम प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर टेबल एंड क्यूज, सो दैट टाइम विल डिस्कस अगेन। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें स्टोरेज में कॉन्फ़िगर करने हैं। बेसिक पॉइंट्स हैं जैसे स्टोरेज का रेप्लिकेशन, बैकअप ऑफ आवर स्टोरेज, रेप्लिकेशन ऑफ इंटायर स्टोरेज अकाउंट, उस पर डिस्कस कर लेते हैं एंड then we'll move to the next module. The next module is networking, and after networking we'll talk about the virtual machine. So इस पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम विल टॉक अबाउट द स्टोरेज वाला, क्योंकि उसके पहले हमें Azure ADDS सर्विस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। दैट विल टेक टाइम, मोर देन 1.5 आवर रिक्वायर्ड। सो हम पहले से कॉन्फ़िगर कर लेंगे ताकि हम आपको इमीडिएटली प्रैक्टिकल दिखा सकें। अभी हम कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। स्टोरेज का ही पार्ट है, स्टोरेज का ही मॉड्यूल है। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज रेप्लिकेशन या ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन। टॉपिक इज Azure स्टोरेज Azure storage object replication. So, guys, as per the name suggests, the meaning of object replication, we decided to protect our data. Definitely, हर एक कंपनी चाहती है कि उसका जो डेटा है स्टोरेज में, क्लाउड पे स्टोरेज है या ऑन प्रेमाइसेस स्टोरेज है या whatever location that you are currently using to create or set up your data, we are responsible for everything. Data की security, data का backup, data का replication, these all the things that we need to take care. यहाँ पे जब रेप्लिकेशन की बात आती है और वो भी ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन की, तो we should clear about the prerequisite and procedure जिसकी हेल्प से हम अपना ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे। दो स्टोरेज अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली रेप्लिकेशन एक लोकेशन पे या एक डेटा सेंटर पे नहीं कॉन्फ़िगर किया जा सकता। You need to set up one storage account. Let's take an example. हम इसको ईस्ट यूएस में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। द सोर्स वाला जो पार्ट है, सोर्स स्टोरेज अकाउंट को हमने सेटअप कर दिया कहाँ पे, ईस्ट यूएस लोकेशन पे, और इसका नाम दे दिया डेमो स्टोरेज, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया डेमो स्टोरेज का। और दूसरा स्टोरेज अकाउंट जिसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन, जिसको हम रखने वाले हैं वेस्ट यूएस लोकेशन में, राइट। सो ये हो गया सोर्स ईस्ट यूएस लोकेशन में रन कर रहा है, एंड वेस्ट यूएस लोकेशन में हमने सेटअप कर दिया अपना स्टोरेज अकाउंट 2, इसका नाम दे दिया क्लास स्टोरेज। द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन, यू नो दैट कि इसमें हम एक ब्लॉब स्टोरेज बना पाते हैं। हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया विद नेम ऑफ सोर्स
ये कंटेनर है या एक फोल्डर है, और दूसरे वाले स्टोरेज में एक हमने कंटेनर बनाया विद नेम ऑफ डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन दो अलग अलग हमने स्टोरेज फाइल शेयर को एस्टैब्लिश कर लिया। अब जो भी डेटा आप यहाँ पे रखेंगे या जो भी फाइल्स आप यहाँ पे रखोगे ना, उस फाइल का, उस फोल्डर का, उस डेटा का एग्जैक्ट कॉपी जो है दूसरे लोकेशन में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉपी हमारी दूसरे लोकेशन में क्रिएट हो जाएगी। बट अब क्वेश्चन ये आता है, कई सारी चीजों पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, लाइक कॉस्ट। पहला जो पॉइंट आता है वो कॉस्टिंग, दूसरा जो पॉइंट है वो है पर्पज। हम अपने क्लाइंट को या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो हम व्हाई वी नीड टू सजेस्ट टू आवर क्लाइंट कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर लो, तो आपको एक प्रॉपर पर्पज बताना पड़ेगा उसको कि लाइक दिस इज द पर्पज टू सेट अप योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, टू एस्टैब्लिश अ ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, इस ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन के लिए व्हाट यू नीड टू डू, पर्पज इसका ये है, पहला है हाई अवेलेबिलिटी। पहला है हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा है डेटा सिक्योरिटी, तीसरा है डीआर, डिजास्टर रिकवरी। तीसरा क्या है? डिजास्टर रिकवरी। एंड ठीक है, डिजास्टर रिकवरी। और यस, अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। हाउ मच वी नीड टू पे अगर हमने एक ही डेटा की कॉपी दो लोकेशन में रखने का प्लान किया। ठीक है, दो जगह पे अगर हम स्टोर करने का प्लान करते हैं, तो द चार्जेस, क्योंकि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप 1 TB का डेटा अपलोड कर रहे हो सोर्स पे, तो 1 TB तक का स्पेस आपका डेस्टिनेशन पे भी कंज्यूम होगा। दूसरी लोकेशन पे जो आपने स्टोरेज क्रिएट कर रखा है, रेप्लिका जो तैयार कर रखी है, वहां पे भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही स्पेस लगेगा, इतना ही स्पेस कंज्यूम होगा, ताकि आप अपने डेटा को कभी भी एक्सेस कर सके। आपका डेटा शुड बी अवेलेबल ऑन एवरी टाइम। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन दिस केस जो कॉस्ट होगा दैट यू हैव टू पे, क्योंकि वो डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में रहेगा, तो 1/3 ऑफ योर एक्चुअल अमाउंट आप और ऐड कर लेंगे। ऑफ एक्चुअल अमाउंट will be added to final cost of storage. Final cost of storage, cost of storage. Is it okay? Everyone, please confirm about the availability. Sorry, object application का concept समझ में आया? यस। ठीक है, अब जो रिमेनिंग कंटेंट है स्टोरेज वाला का, और स्टोरेज के बाद हम डेफिनेटली नेटवर्किंग पे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूट हमारा पूरी तरीके से नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड है, तो हम नेटवर्किंग पे जाएंगे। बट उसके पहले फॉर नेक्स्ट क्लास हम बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगर Azure ऑब्जेक्ट और एप्लीकेशन। ठीक है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं, लैब की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। दूसरा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्फ़िगर Azure
एजी कॉपी, ठीक है, एजी कॉपी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा हम बात करने वाले हैं एज्योर फाइल सिंक सेटअप के बारे में। एज्योर फाइल सिंक सेटअप, ये 3 पार्ट हो गए और फाइल शेयर वाला भी ट्रबल शूट करेंगे एज्योर फाइल शेयर का। सईद गो अहेड प्लीज। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं, कुछ रिलेटेड टू टुडेज क्लास और एक या डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये कि हमने अभी तक जो स्टडी किया है वो किया है हमने बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज, जैसे ये एक ब्लॉब और एक फाइल शेयर। करेक्ट, ब्लॉब इज अगेन एक्सेस फाइल लेवल स्टोरेज, बट आप उसको डिफरेंट टाइप के मतलब स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइल शेयर आपका डेडिकेटेड है फॉर माउंटिंग, राइट? माउंटिंग, करेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि आप कह रहे थे कि वो वसाबी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे ये स्टोरेज को। सॉरी किसके साथ? सॉरी, वसाबी कह रहा हूँ, वीम के साथ। या बीम बैकअप टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। और वो ब्लॉब स्टोरेज होगी जो हम कनेक्ट करेंगे, ऐसा ही है? वो ब्लॉब स्टोरेज में हम अपना डेटा रखेंगे बैकअप का। ऑन प्रोमाइसेस पे जो भी बैकअप लेंगे वो ब्लॉब में स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू एजी, बट replication and backup are two different things, right? बिल्कुल। इस पे अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगली क्लास में, या बैकअप देखो अभी हम बता देते हैं बट प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बैकअप इज अ शेड्यूल टास्क। बैकअप क्या है ना, वो शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे आपने डेली बेसिस पे बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया कि आई वांट टू टेक द बैकअप ऑफ दिस डेटा एवरी डे 6 PM IST। तो आज 6 PM IST पे बैकअप हुआ, तो अगले 24 घंटे जब तक 6 नहीं बजेंगे हमारा जो डेटा रहेगा वो अनसिक्योर कंसीडर किया जाएगा। आज 6:01 से कल 5:59 तक का जो डेटा रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा एज ए अनसिक्योर। ऑल डन। ठीक है, थैंक यू सर। और रेप्लिकेशन क्या होता है? लाइव एक सिंगल केबी का भी चेंजेस होगा सोर्स में ना, तो वो डेस्टिनेशन में इमीडिएटली दिख जाएगा। रेप्लिकेशन कॉस्टली पड़ता है बट डेटा की सिक्योरिटी 100% रहती है। बैकअप में कोई नहीं कह सकता कि 100% डेटा सिक्योर है आपका, क्योंकि बैकअप शेड्यूल पे चलता है। और हम ये नहीं कह सकते कि replication is replacement of a backup या backup नहीं नहीं नहीं, replication। कंपनियां दोनों यूज करती हैं, हम्म, है ना। बैकअप क्या होता है, स्नैपशॉट ले रहे हैं तो वो बैकअप ही कंसीडर किया जाएगा। और ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल सर्वर है या कॉन्फिडेंशियल डेटा है। मतलब क्लाइंट कहता है मुझे 0 सेकंड 1 भी मिनट का डाउन टाइम नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम रेप्लिकेशन स्टैब्लिश करेंगे ताकि हमारा परमानेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइव हो सके, है ना। ठीक है यहाँ तक? यस सर, थैंक यू। अगर ग्रेट गाइस। तो या एक छोटा सा अमनदीप। क्वेश्चन था, जो जैसे स्नैपशॉट आपने बोला, स्नैपशॉट हम जो वीएम हमारे रहते हैं या हमारे कोई डीसी हमने क्रिएट कर रखा है या फाइल सर्वर कर रखा है, तो हर एक का हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो स्नैपशॉट में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हमारे पास बैकअप रहता है, या जितना भी फाइल सर्वर में डेटा है वो सबका बैकअप रहता है? अगर मान लो फाइल सर्वर डिलीट हो जाता है तो हम स्नैपशॉट से उसको रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल, स्नैपशॉट विल बी एप्लीकेबल फॉर द मशीन, ओएस, डेटा, ड्राइव, फाइल शेयर, एवरीथिंग। लेकिन जब हम स्नैपशॉट लेते हैं तो वो तो क्विकली हो जाता है, जैसे 1 मिनट में ही हो जाता है, तो वो हाँ हाँ, कैसे? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। मतलब डेटा अगर हम देखें तो डेटा तो बहुत ज्यादा होता है उसका। नहीं नहीं मान लो नहीं अगर नहीं, स्नैपशॉट क्या होता है ना कि कॉपी बना देता है। मतलब वो कॉपी इतनी क्विकली कैसे बना देता है? मान लो हमारे उतना पास वन। उत, उतना स्पेस कंज्यूम करेगा ना आपके स्टोरेज से, उतना स्पेस कंज्यूम करेगा इमीडिएटली। राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 100 GB की ड्राइव बना रखी है, ठीक है, जी और जी। आपको 100 GB का बैकअप चाहिए।
सॉरी स्नैपशॉट चाहिए, आप राइट क्लिक करके स्नैपशॉट करोगे तो जो आपका स्टोरेज रहेगा वहां पे उतना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा इमीडिएटली। तो वो मतलब कॉपी होता है, उसको एक कॉपी रखता है अलग से, या उसी को ही कुछ वो करता है, मतलब डाटा की आप जो प्लेस देखो, सेम रहती है? नहीं आप उसको बोलते हो सिक्योर कॉपी। सिक्योर कॉपी क्यों बोलते हो? क्योंकि अगर आपने VMware से बैक स्नैपशॉट लिया है तो वो स्नैपशॉट सिर्फ VMware में चलेगा। अगर आपने हाइपरवाइजर से स्नैपशॉट लिया तो वो उसी हाइपरवाइजर में चलेगा। इस वजह से वो क्विकली हो जाता है। या ओके, ठीक है, थैंक यू। सही है यहाँ तक? एवरीवन प्लीज डू प्रैक्टिस, है ना? आप अकाउंट क्रिएट कर लो एंड डू प्रैक्टिस, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे पे 4 PM IST एंड विल टॉक मोर अबाउट द स्टोरेज का रिमेनिंग वाला पार्ट, और हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट मॉड्यूल पे। डन एवरीवन? ओके यस, सर, ओके ओके, थैंक थैंक Thank you. थैंक यू सो Take care. मच, टेक Bye. केयर, बाय बाय। Bye. बाय।